अच्छा, हर चुनाव में मेल प्रैक्टिसेस जो हैं उनका भी बड़ा जिक्र होता है। ईवीएम को लेकर कुछ धांधली हो सकती है। ये फासिस्ट लोग हैं, फांसीवादियों का दुनिया का इतिहास ये बताता है। इन कन्हैया के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ वो क्या नहीं दिखाता देखिए, वो अक्यूज है, बस बार बार उनके साथ घूमता है। 2019 में जो महिलाएं वोटर थी लाभार्थी स्कीम के तहत लाभार्थी कहकर ये कहा गया कि उन्होंने बहुत हद तक वोट किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 300 महिलाएं 16 साल से लेके 65 साल की अपनी माँ या दादी की उम्र की महिला को नहीं छोड़ा, जिस सेक्स मैनियाक ने। आपने फासिज्म वर्ड का यूज किया था इस इंटरव्यू के दौरान, तो क्या स्थितियां सामान्य ही रहेंगी? किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग अगर सरकार में आ जाते हैं, पावर में अगर कांग्रेस आ जाती है, इंडिया अलायंस हो जाती है, तो रिवेंजफुल राजनीति जिस तरीके से चल रही है कि आपके पास 7,50,000 करोड़ कहाँ से जमा हुए, क्यों ना पूछा जाए। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जिन अफसरों ने छापे मारे, राहुल गांधी किसी पत्रकार को कह रहे होते हैं तुम्हारा मालिक कौन है, और उसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ है वो लगभग हिंसक हो जाती है उस पत्रकार के खिलाफ, तो एक समाज का निर्माण भी तो होता है ना जी। अब तो सही में पत्रकार कहने के लायक नहीं बचे। आरएसएस के खिलाफ बहुत आपने भी बोला, राहुल गांधी भी बोलते हैं। बलात्कारियों के लिए कैंपेन करेंगे, होने दो मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र, बिल्किस बालू की बलात्कारियों को छोड़ दो, जला दो हाथरस की बेटी की लाशें, उना में गाड़ी के साथ बांधकर आरएसएस के लोगों को मारने दो दलितों को, करने दो रोहित वेमुला पायल तड़वी को सुसाइड, होने दो बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, नेताओं की भागदौड़ बढ़ गई है। अपने स्टेट में भी रहते हैं, अपने स्टेट में भी रैलियां होती हैं और अलग अलग जगहों पर घूमना भी पड़ता है। और जो स्टार नेता हों, जिनकी ज़मीन आंदोलनों से तैयार हुई हो, उनके लिए ये कसरत, ये भागदौड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वडगांव से विधायक जिग्नेश मेवाणी ऐसे ही एक नेता हैं जो आंदोलन से पैदा हुए, आंदोलन से बने। जिग्नेश वडगांव से विधायक हैं लेकिन फिलहाल हैं दिल्ली में। तो जिग्नेश, सबसे पहले तो ये सवाल, कैसा लग रहा है ये भागदौड़? ये भागदौड़ तो पूरे जीवन पर्यंत चलेगी और संघर्षों से निकले तो हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। और जब चुनाव रहते हैं तो न केवल नेता, न केवल हम लोग, सभी कार्यकर्ता भी हमारे जैसे पार्टी के सभी अलग अलग स्टेट में जाते हैं, दोस्त भी रहते हैं, परिचित भी रहते हैं, कभी स्टार कैंपेनर भी बनते हैं। तो अभी साथी कन्हैया के लिए आए हैं दिल्ली में और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजस्थान गया, कर्नाटका गया, तमिलनाडु गया, असम गया, गुजरात में घूमा, अभी दिल्ली में हूँ। अंडर करंट तो दिख रहा है और मंगलसूत्र, मटन, हिंदू मुसलमान, मतलब कहीं ना कहीं 2003 वाले नरेंद्र मोदी की कॉपी करनी पड़ रही है। मतलब वो अपने पिच पर दोबारा आना पड़ रहा है। हाँ, तो जबरन आना पड़ रहा है। और CSD की सर्वे ने जो कहा कि बेरोजगारी और महंगाई थोड़ा प्रमुख सवाल के तौर पे मुखर होकर निकल के आ रहे हैं, वो इस बार हम लोगों ने भी ग्राउंड पे महसूस किया है। और विशेष तौर पे युवाओं में बेरोजगारी का सवाल, दलितों में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा कि नहीं, इसकी गहरी चिंता बहुत साफ तौर पे दिख रही है। तो इन सब का चुनाव पर असर होना चाहिए। लेकिन जिग्नेश, मेरा ये सवाल है कि आपने जो चीज़ें बताई, तानाशाही रवैये की बात आपने की, संविधान के ऊपर आपने जो बातचीत की, ये आरोप पहले भी लगते रहे, 2019 से पहले भी लग ही रहे। लेकिन इस बार ये चुनावी मुद्दे के तौर पे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा हो गया। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मुझे आसाम की जेल में डाला, चिदम्बरम साहब को जेल में डाला, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे लोग जो आपके जैसे यूट्यूबर्स है, ऑल्टरनेटिव मीडिया के साथ ही, वो भी लगातार बोल रहे हैं। उसकी रीच भी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे तक जा रही है। तो जनता भी समझती है कि कुछ अलग लेवल की दादागिरी है, बहुत भयंकर ये तानाशाही हो गई है। और दूसरी तरफ भाजपा, नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकर्ता बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर क्या करेंगे, कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो लड़ना भी नहीं चाह रहे ना इन मुद्दों पर। हाँ, देखिए, वही जनता को रियलाइज हो रहा है कि ये लोग बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे, संविधान और ज्यादा डिलीवर कैसे करें उस पर बात नहीं कर रहे। कुल मिलाकर मंगलसूत्र, मटन, इसी के ऊपर उतरा है, भैंस लेके चले जाएंगे कांग्रेस वाले। तो ये जो नॉनसेंसिकल बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो जनता को रियलाइज हो रहा है। देखिए, ये सारी बातें, मैं क्यों बार बार इस सवाल पे आ रहा हूँ, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं ये बातें होती है कि अब लोगों को रियलाइज होने लगा है, अब ये चाम खत्म हो गया है। अब इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट होगा, ये मैं देख रहा हूँ। वो कैसे आप कह सकते हैं, मतलब कोई पॉइंट आपने ऐसा विटनेस किया? हाँ बिल्कुल, जनता भी जिस प्रकार का मैसेज है, जनता से बात हुई है इतने दौरान, इतने स्टेट में मैं घुमा हूँ, गुजरात में घुमा हूँ। गुजरात में हर बार 26-0 पिछले 2-3 बार से हो रहा है, इस बार किसी कीमत पर नहीं होने वाला।
मेरी मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं घुमा हूँ। मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, मतलब हमारे पार्टी के जो साथी लड़े, वहाँ अगल बगल में से 7-8 जगह पे मैं गुजरात में गया। हर जगह पे एक बात ये बन रही कि अब बहुत हुआ। अच्छा, हर चुनाव में मेल प्रैक्टिसेस जो हैं उनका भी बड़ा जिक्र होता है, तो क्या आपको लगता है वो चीज़ें भी इम्पैक्ट डालेंगी? मैं 2017 में जब 19,000 वोट से जीता, तब भी मैंने मीडिया में कहा था कि ईवीएम को लेकर कुछ धांधली हो सकती है। ये फासिस्ट लोग हैं, फांसीवादियों का दुनिया का इतिहास ये बताता है, वो सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, तो वो ईवीएम को क्यों छोड़े, ये मुझे डाउट है। और अभी भी जिस प्रकार से अचानक वोटिंग परसेंटेज बाद से बढ़ रहा है, राइट, वो सब कुछ ना कुछ तो डाउट जनता के मन में क्रिएट कर रहा है, मेरे मन में भी डाउट क्रिएट कर रहा है। डाउटफुल तो है। हाँ। तो इन चीजों को कंसिडरेशन में आप लेकर कह रहे हैं कि इलेक्टोरल इम्पैक्ट कंसिडर करते हुए मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अच्छा, और इसका कारण आपको ये लग रहा है कि जनता भागीदारी कर रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कारण है, जनता भागीदारी क्यों कर रही है? चलिए, एक बात तो ये हो गई जनता कि थकती है ना, भाई जनता को एक उम्मीद थी 2014 में, 2019 में कि अब तो रोजगार मिलेंगे, अब तो महंगाई कम होगी, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ राहुल जी ने जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल से सड़क पर रहे, हिंदुस्तान की सड़कों पर अपने आप को निचोड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, विपक्ष के दलों की 14 में नहीं थी, 19 में नहीं थी, इस प्रकार की एकता अभी देखने को मिल रही है। और बेरोजगार युवा साथी भी महसूस कर रहे हैं कि भाई कुछ भी है, आप कितने भी धर्म की बात करो, कितनी भी मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की बात करो, रोजगार नहीं है मतलब नहीं है। तो जो रियल इश्यू है, कॉन्क्रीट इश्यू है, वो लोगों को टच तो करेगा ही। महंगाई बहुत साफ सवाल है। दलित बहुजनों को संविधान बचेगा कि नहीं, ये सवाल बहुत महसूस कर रहा है। जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि 70 साल में मुल्क में पहली बार ये डिबेट हो रही है कि मुल्क बचेगा कि नहीं, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं। जिनकी उम्र आज 65, 70, 75 साल है, जिन्होंने 40-50 साल की राजनीति देखी है, अनगिनत नेताओं को, एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर्स को देखा है, अनगिनत चुनाव को देखा है, उनको आप पूछिए कि इस प्रकार की तानाशाही तो पहले कभी नहीं देखी। इस प्रकार से मुल्क में संविधान और लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, ये डिबेट में पहले कभी नहीं जाना पड़ा। ये डिबेट पहले कभी नहीं देखा, लेकिन एक फैक्ट तो ये भी है ना जिग्नेश, कि जो लोग नारा बुलंद करते हैं संविधान बचाने की, जो लोग कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, जब राहुल गांधी ये कहते हैं, उनके साथ जो लोग चल रहे होते हैं, वही पार्टी भी छोड़ के जाने लगते हैं। नहीं, कुछ लोग तो पार्टी छोड़कर जा ही रहे, गए बहुत से लोग, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, उससे पार्टी की रेपुटेशन भी असर होता है। इन सब के बावजूद ओवरऑल कांग्रेस पार्टी की पोजीशन बहुत सब्सटेंशियली इस बार इंप्रूव हो रही है और इंडिया अलायंस बहुत बेहतर करेगा। चलिए, न्याय पत्र की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा, 77 हमारी सीटें थी गुजरात में, 17 पे आ गए, उसमें से भी 4 लोग चले गए, बावजूद उसके 26-0 इस बार नहीं होगा। जब 77 गुजरात में हमारी सीटें थी, तब एक भी पार्लियामेंट की सीट हम नहीं जीते थे। इस बार 7-8 सीटों में बढ़िया फाइट हुई। तो ये कांग्रेस फाइट कर रही है या लोग फाइट कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस जनता मिलकर फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं, जनता खुद भी उब चुकी है भाजपा से। इंडिया अलायंस पूरा फाइट कर रहा है। इंडिया अलायंस मान के चलिए, और राजस्थान में रैली कर रहा है, तो उसका गुजरात में भी पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि एज अ होल वी आर डूइंग बेटर, एक ऐसा उसका भी कम्युनिकेशन होता है। ठीक, सोशल जस्टिस की जितनी बातें हुई हैं सर न्याय पत्र में, क्या आपको लगता है कि बड़ा टेक्टोनिक सा शिफ्ट है कांग्रेस? बहुत बड़ा। कांग्रेस पार्टी का इस बार का मतलब मैनिफेस्टो की कमेटी में मैं भी था, और अच्छा, इसीलिए ज्यादा असर दिख रहा है क्या सोशल? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं मेरी झलक आपको दिखेगी। कोई भी सफाई कर्मी गटर में न मरे, उसको सुनिश्चित करने के लिए रोबोट्स लेकर आएंगे, आधुनिक मशीन लेकर आएंगे, लैंड रिफॉर्म्स होंगे, आदिवासी, ओबीसी, दलित, भूमिहीनों में जमीन का आवंटन होगा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, बसवन्ना, ये सब जो भी सामाजिक न्याय के बड़े बड़े चिंतक हो गए, उनके जीवन के बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें सामाजिक न्याय में हम लोगों ने डाली, अच्छा मैनिफेस्टो बनाया। लेकिन विशेष तौर पे 30 लाख के करीब 5 साल के भीतर सरकारी पदों में भर्ती होगी, इस मुद्दे का बहुत बढ़िया असर हुआ है। और तेलंगाना में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटका में जो भी प्रोमिस कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उसको एग्जीक्यूट, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, उसका भी एक मैसेज है। मैं राजस्थान घूमा था, और राजस्थान जब घूमा तो हेल्थ के क्षेत्र में जो काम गहलोत सरकार ने किए थे, चिरंजीवी पब्लिक उसके बारे में बातचीत भी कर रही थी, लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ था, वोट नहीं आए थे। अब न्याय पत्र में आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और निस्संदेह न्याय पत्र बड़ा अच्छा एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, लेकिन क्या लोगों तक पहुंच पाएगा और इलेक्टोरली इम्पैक्ट डाल पाएगा? नहीं, भाजपा ने जिस प्रकार के हमारे न्याय तंत्र की क्रिटिसिज्म किया, उसके कारण भी बहुत से लोगों ने उसकी पीडीएफ खोली है। इसके लिए तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, उनको भी थोड़ा क्रेडिट जाता है। लेकिन इस बार हमारा न्याय पत्र
मैनिफेस्टो सचमुच लोगों तक पहुंचा है, लेकिन उसके जो प्रमुख बिंदु है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित करेंगे, 30 लाख के करीब सरकारी नौकरी, हर एक परिवार की बीपीएल परिवार की महिला मुखिया को महीने 8,500, डिप्लोमा डिग्री करने वाले साथियों के 1 साल के लिए 1 लाख, ये सारी 4, 5, 7 चीजें ऐसी है जिस पर फोकस करके हम लोगों ने भी सोशल मीडिया में, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जनसभा के मंचों में, डायलॉग में, मीटिंग्स में हो सके उतना नीचे तक ले जाने की कोशिश करिए। जो क्लास का डिफरेंस होता है और कास्ट का डिफरेंस होता है, दोनों को पाटने की कोशिश करता हुआ न्यायपत्र दिखती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 किलो राशन जो है वो इलेक्टोरली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल देगा? नहीं, ये सारे मुद्दे भी उतने इंपॉर्टेंट, 10 किलो राशन की अभी खड़गे साहब ने भी अनाउंसमेंट की, लेट नहीं होगा, लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये 30 लाख नौकरी वाला जो सवाल है। मनरेगा के साथ साथ आप प्राइवेट कंपनी में काम करो या किसी सरकारी दफ्तर में काम करो, किसी भी कीमत पर 400 रुपए से कम आपका वेतन नहीं होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, उनका भयंकर शोषण हो रहा है, उनकी एवरेज इनकम 7-8 हजार के करीब रहती है, तो 400 रुपये जब मिलेगा तो और भी उनका वेजेस इंप्रूव होगा, सरकारी नौकरियां मिलेगी, तो ये सारी चीज़ों का एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। राहुल जी की खुद की एक छवि जबरदस्त इंप्रूव हुई भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो उनकी वो अभी और भी थोड़ा मुझे लगता है अपने भाषणों में और भी खिले हैं। प्रियंका जी की रैली भी बड़ी होगी, अखिलेश जी, तेजस्वी, खड़गे साहब, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ओवरऑल इंडिया अलायंस इज डूइंग बेटर। अरविंद जी भी जेल से छूट कर आए हैं, तो उनका भी एक लाभ मिलेगा। एक आरोप लगता है या लोग एक ये बात भी करते हैं कि पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कांग्रेस, लेकिन जब सोशल मीडिया के प्रभाव को कांग्रेस ने समझा, उसके बाद कांग्रेस सोशल मीडिया पे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखने लगी और कार्यकर्ताओं का एक पूल नहीं, आप पत्रकार है तो आपको कुछ तो सवाल पूछना पड़ेगा। नहीं, फील्ड में ग्राउंड जीरो पे भी मेहनत है। अब सिंपल आप बात करिए, ये 1.5 साल के दौरान जो राहुल जी सड़क पर है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दोनों चैप्टर में, उनके साथ जो लाखों लोग चले वो तमाम आम जनता नहीं थी। आम जनता के साथ साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी तादाद में सड़क पर उतरा, तो ग्राउंड जीरो पर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली में आप हैं, दिल्ली के क्या हालात हैं? दिल्ली में बढ़िया, मैं मुझे पूरे उम्मीद है कि साथी कन्हैया इस बार पार्लियामेंट में जाएंगे। इन कन्हैया के साथ जो इंसिडेंस हुआ वो क्या? नहीं, देखिए वो तो यही आरएसएस और भाजपा का चरित्र है। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा था मुझ पर भी थोड़ा पथराव हुआ था, और बेगूसराय में भी, बेगूसराय के चुनाव के बाद भी जब सीएनआरसी के प्रोटेस्ट के वक्त कन्हैया ने जनगण मन यात्रा निकाला है, तब भी मुझे याद है कम से कम 2-3 बार उसके ऊपर बहुत सीरियस अटैक करने की कोशिश की गई थी। इस बार भी हमला हुआ, लेकिन यही उनकी बौखलाहट है। यदि मनोज तिवारी साहब 10 साल दिल्ली नॉर्थ ईस्ट में घूमे होते, जनता के सुख दुख का हिस्सा बने होते, ये सब नहीं करवाना पड़ता। लेकिन जो आरोपी है, जो अक्यूज है, बस बार बार उनके साथ घूमता है। उनके कई तस्वीरें साझा, कन्हैया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस फोटोग्राफ को दिखाया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके बीच में, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी लोगों के जहन में है कि नरेंद्र मोदी 300 महिला पर बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर रहे हैं। ये बात भी बहुत से लोगों के मुंह से मैं सुना हो, तो उसका भी बहुत खराब मैसेज गया। इस देश का प्रधानमंत्री, मतलब दुनिया में हमारी क्या आबरू रह जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 300 महिलाएं 16 साल से लेके 65 साल की अपनी माँ या दादी की उम्र की महिला को नहीं छोड़ा, जिस सेक्स मैनियाक ने शेमलेसली, निर्लज्ज होकर उसके लिए वोट मांग रहे हैं। मणिपुर में जो हुआ वो भी मुल्क की जनता देख रही है। पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ वो भी देख रही है। उनके बेटे को टिकट भी दिया, बलात्कारी को जेल में से छोड़ दिया। हाथरस की बेटी के साथ से, तो महिला विरोधी भाजपा का जो चरित्र है वो भी धीरे धीरे करके उजागर हुआ है, तानाशाही के साथ साथ। 2019 में जो महिलाएं वोटर थी लाभार्थी स्कीम के तहत, लाभार्थी कहकर ये कहा गया कि उन्होंने बहुत हद तक वोट किया मोदी नहीं, मैं तो आपके माध्यम से जो भी महिला है, जो भी बहनें हैं, और महिलाएं क्यों पूरे भारत की जनता को अपील करना चाहता हूँ, ये गुजरात के बेटे ने, ये भारत के बेटे ने पूरी दुनिया के सामने हमारी आबरू को नीलाम किया। भाई, किसी के परिवार में कोई बलात्कार का आरोपी हो और 8, 10, 12, 15 साल की जेल काटकर भी वापस आए, तो सीना तान कर उसके परिवार के लोग उसको बाजार में लेकर नहीं घूमते, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, परहेज करते हैं। कोई बड़ा काम तो करके आया नहीं, कोई राष्ट्रपति मेडल जीत कर तो आया नहीं, कोई ओलंपिक मेडल लेकर आया नहीं, बलात्कारी है ना वो। तो उसमें भी इतना बड़ा सेक्स मैनिया जिसने 300 बलात्कार की हो, 300 बलात्कार का जिसके ऊपर आरोप हो,
उसके तो टिकट हर कीमत पे काटना चाहिए। और यदि जेडीएस उसका टिकट काटने को तैयार नहीं है तो भाजपा को उससे अलायंस तोड़ देना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। उल्टा जेपी नड्डा साहब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीनों को पता था कि इसके खिलाफ ये इल्जाम है। तब तक सोशल मीडिया में कुछ वीडियो सर्कुलेट हो चुके थे। उन सब के बावजूद टिकट दिया, कंधे पर हाथ रखा और ये कहा कि आप इसको वोट दोगे तो मुझे वोट मिलेगा। ये तो बहुत ही शर्मनाक है। हिंदुस्तान के इतिहास में, इनफैक्ट दुनिया के इतिहास में दूसरा कोई ऐसा प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने बलात्कारी के समर्थन में कैंपेन किया। ये करने की वजह क्या लगती है? शायद ये कॉन्फिडेंस के 400 पार हो जाएंगे। घमंड, आत्मविश्वास तो अच्छी बात है ना भाई, हमें आत्मविश्वास है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन घमंड जो है, सत्ता का नशा, सत्ता का घमंड, किसी की नहीं सुनेंगे, बलात्कारियों के लिए कैंपेन करेंगे। होने दो मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र, बिल्किस वालों की बलात्कारियों को छोड़ दो, जला दो हाथरस की बेटी की लाशें, उना में गाड़ी के साथ बांधकर आरएसएस के लोगों को मारने दो, दलितों को करने दो, रोहित वेमुला, पायल तड़वी को सुसाइड, होने दो बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या। 750 किसान इसी दिल्ली की सड़क पर मर गए। मैं तो आपके माध्यम से तमाम दिल्ली वासियों को केवल इतना कहना चाहता हूँ, आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास लिखा जाएगा, दिल्ली का इतिहास लिखा जाएगा। और यदि एक भी व्यक्ति ने कमल का बटन दबाया तो इतिहास हमें सवाल नहीं पूछेगा कि नरेंद्र मोदी के शासन में आपकी आंखों के सामने 750 किसानों की मौत हो गई और आपने उस बात को हजम कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सारे मुद्दे तमाम भारतवासियों को समझना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो इतना बढ़िया है। हम लोग एक अच्छा मुल्क का निर्माण करना चाहते हैं, सही मायनों में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करना चाहते हैं और इस दिशा में हम लोग प्रवृत्त हैं, तो हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो और आपको लग रहा है कि लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मिल रहा है। आपने फासिज्म वर्ड का यूज किया था इस इंटरव्यू के दौरान। अगर हारते हैं मोदी, जो एक बड़ा ये वैसा क्वेश्चन है, कल्पनाशीलता वाला सवाल है, अगर वो हारते हैं तो क्या स्थितियां सामान्य ही रहेंगी? कुछ खबरें आ रही हैं जिग्नेश के। नहीं, मैं मानता हूं ये ऐसे महाशय है जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि संविधान और कानून का पालन तो जीवन में कभी किए नहीं है। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पे भी नहीं, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं भी ज़्यादा इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहूँगा, वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा करने का भी उनको मौका ना मिले। चलिए, एक सवाल तो ये कि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो क्या होगा? आप लोग अगर सरकार में आ जाते हैं, पावर में अगर कांग्रेस आ जाती है, इंडिया अलायंस हो जाती है, तो रिवेंजफुल राजनीति जिस तरीके से चल रही है, बिल्कुल ही नहीं। आरएसएस के खिलाफ बहुत आपने भी बोला, राहुल गांधी भी बोलते हैं। तो आरएसएस के खिलाफ हम जिन आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जो काले काम किए हैं उसका कॉग्निजेंस हमारी संस्थाएं लेगी, पुलिस डिपार्टमेंट लेगा। आपने भाई गौतम अदानी को ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आपके पास 7,50,000 करोड़ कहाँ से जमा हुए, क्यों ना पूछा जाए? हिंदुस्तान की आम जनता की तो इनकम बढ़ नहीं रही है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक किसान की पर डे की आय 27 रुपये है, उसके पूरे परिवार की आय 10,218 है। और मुकेश अंबानी साहब 7.5 लाख करोड़ की एसेट, करीब 7.5 लाख करोड़ की एसेट गौतम अदानी साहब। इनकम इनइक्वालिटी की आप, हाँ, तो उनको सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल तो पूछा जाएगा। तेलंगाना में ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जिन अफसरों ने छापे मारे हैं वो किस इंटेंशन से और किसके कहने पर मारे, ये सवाल उनको भी पूछे जाएंगे। सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए आसाम की पुलिस को कि गुजरात की विधायक जिग्नेश पवन ने ट्वीट किया, सारा काम छोड़कर 2,500 किलोमीटर दूर कोकराझार की जेल में क्यों डाला। मेरा सवाल यही था कि इन सब चीजों की लिस्टिंग की हुई है। ये रिवेंज की बात नहीं, ये तो कानून और संविधान को लागू करने की बात है ना। हमको जब पता ही है कि आदमी गलत किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम गलत करें तो हमारे खिलाफ भी होनी चाहिए। मीडिया को लेकर एक लिस्ट निकाली थी इंडिया अलायंस ने कि भाई इन एंकर्स के साथ बातचीट नहीं की जाएगी, तो मीडिया को लेकर भी कोई धारणा है? कुछ मीडिया कर्मी अब तो सही में पत्रकार कहने के लायक नहीं बचे हैं, तो शेमलेसली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अंड संड कुछ भी दिखाना, कुछ भी बोलना, तो क्या कहे यार। कुछ एक पत्रकार के तौर पे भी आपका एक डिग्निटी होना चाहिए, एक डिग्निफाइड तरीके से आपको पेश आना चाहिए। वो सब छोड़ दिया इन लोगों ने, सारे लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने। और ये बहुत डेंजर है हमारे लोकतंत्र के। आपका ये कर्तव्य है कि बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, आदिवासी, दलित और महिलाओं के आत्मसम्मान के सब जब खिलवाड़ हो, उन सवालों के ऊपर आप सरकार को सवाल पूछे, प्रधानमंत्री को सवाल पूछे, सत्ताधारी पार्टी को सवाल पूछे। अभी भी नेहरू जी को सवाल पूछ रहे हैं। मतलब
सवाल इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है जिग्नेश। भारत जोड़ो यात्रा का एक दृश्य मुझे याद आता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो मैं समर्थन में हूँ, मैं खुद जर्नलिस्ट हाँ एग्जैक्टली, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने आप कुछ भी पूरा दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान, यार ये पत्रकारों का काम है। यदि सचमुच 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं तो ये 80 करोड़ लोग आत्मनिर्भर हुए। एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, ये सवाल मीडिया को पूछना, मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए कि हर साल 2 करोड़ रोजगार तो अपना दे पाए, कोई बात नहीं, ये 25-30 लाख सरकारी पदों में भर्ती कब होगी? उसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ऊना के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? इतना तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे। सवाल पूरा कांग्रेस को। हाँ, इसीलिए मीडिया का वो तबका बदनाम भी बहुत हुआ है, आरोप भी उस पर बहुत सारे लग रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक टर्म कॉइन किया गया, गोदी मीडिया कहते हैं, कि सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऑपरेसर और विक्टिम का जो रिलेशन है उस हिसाब से ये जो पत्रकार हैं तो विक्टिम भी हुए और इनका ऑपरेसर सत्ता है, या फिर आप ये कहें कि एक गठजोड़ के साथ चल रहा है। गठजोड़ तो क्या उसी तरीके का गठजोड़ कांग्रेस भी स्थापित करेगी या सबको आज़ादी से काम करने देगी? बिल्कुल, सबको आज़ादी से काम करना ही चाहिए, सबको आज़ादी से काम करने दे। हम कौन होते किसी को आज़ादी देना? आपकी ही आज़ादी है, आप पत्रकार हो, आप स्वतंत्र हो। मैं एक नागरिक के तौर पे स्वतंत्र हूँ, आप एक जर्नलिस्ट और नागरिक दोनों के तौर पे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जब वो दृश्य सामने आता है कि राहुल गांधी किसी पत्रकार को कह रहे होते हैं तुम्हारा मालिक कौन है, और उसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ है वो लगभग हिंसक हो जाती है उस पत्रकार के खिलाफ, तो एक समाज का निर्माण भी तो होता है ना जिग्नेश? देखिए, इंटेंशनली राहुल जी तो मतलब वो एक ऐसा इंसान है कि वो नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई भी इंसान किसी को खरोच भी पहुंचाए। वो चुटकी काटने के लिए कभी कभी बोलते हैं गोदी मीडिया को, उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकता। और हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा, आप पर्सनली आपके व्यूअर्स को बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और उस दौरान किसी भी जर्नलिस्ट की इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, उसके काम के ऊपर हमारी ओर से कभी भी दखल हो, पर्सनली आप मुझे बताएगा, आई प्रॉमिस आई विल इंटरव्यू। चलिए, तो क्रांतिकारी जिग्नेश जो हैं वो जिंदा रहेंगे? जिंदा ही रहेंगे। तो राजनीति में रहकर भी क्रांति की बात करना ही चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल और बड़ा दुर्लभ हो गया है। जिग्नेश ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे लगता है कि पद पर आने के बाद भी वो आंदोलन की ज़मीन को आपने छोड़ी नहीं है जिग्नेश। उसी की पैदाइश है, तो उस ज़मीन को तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए, देखते हैं भविष्य क्या होता है। 4 जून को बहुत कुछ चीज़ें तय होंगी, लेकिन सामाजिक न्याय के जिस लक्ष्य के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, एक तो आइडियोलॉजिकली टेक्टोनिक सा शिफ्ट भी है, लेकिन लोगों की सहभागिता उसे मिल रही है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है जिसका जिक्र जिग्नेश आपने भी किया। होगा क्या ये वक्त बताएगा, लेकिन इस बातचीत के लिए फिलहाल हम जिग्नेश को शुक्रिया कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।